दोस्तों, दलीप हिंदी शॉर्ट एंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की डिक्टेशन एक दैनिक जागरण की संपादकीय डिक्टेशन है। डिक्टेशन की गति 80 शब्द प्रति मिनट होगी। डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकंड बाद। मतांतरण का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने जबरन या फिर लालच अथवा धोखे से कराए जाने वाले मतांतरण पर एक बार चिंता जताते हुए उससे गंभीर मामला करार दिया। इस प्रकरण में अंतिम निर्णय कुछ भी हो, लेकिन उसने जिस तरह अटॉर्नी जनरल से अदालत की सहायता करने को कहा और तमिलनाडु के सरकारी वकील की इस दलील पर उन्हें फटकारा कि छल बल से मतांतरण नहीं हो रहा है, उससे यही पता चलता है कि वह यह समझ रहा है कि मामला गंभीर है। इसके पहले वह छल कपट से कराए जाने वाले मतांतरण को खतरनाक बताते हुए उसे संविधान विरुद्ध करार दे चुका है। यह अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट इस नतीजे पर पहुंच रहा है कि यदि धोखाधड़ी का सहारा लेकर कराया जाने वाला मतांतरण थमा नहीं तो बहुत कठिन परिस्थितियां पैदा हो जाएगी। संभवतः उसे यह भान है कि मतांतरण देश के समक्ष किस तरह के खतरे पैदा कर रहा है। उचित यह होगा कि केंद्र सरकार उसके सामने यह तथ्य रखे कि जिन राज्यों ने मतांतरण रोधी कानून बना रखे हैं वे निष्प्रभावी सिद्ध हो रहे हैं। संबंधित राज्य सरकारों को भी इस यथार्थ से अवगत होना चाहिए कि आस्था बदलवाने वाले मतांतरण रोधी कानूनों को दत्ता बताने में सफल हैं। या तो ये कानून कारगर नहीं हैं या फिर मतांतरण कराने वाले बहुत शातिर हैं। छल बल से कराए जाने वाले मतांतरण को रोकने के लिए इसलिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि देश का विभाजन मतांतरण से उपजी परिस्थितियों के कारण ही हुआ था। मतांतरण केवल शेष विशेष में जनांकीय परिवर्तन ही नहीं करता, बल्कि वह वहाँ के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को बदलने का भी काम करता है। इससे भी चिंताजनक यह है कि वह देश के मूल स्वरूप को बदलने का काम करता है। चूंकि वह देश के आत्मा को बदलने की कोशिश करता है, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने ईसाई मिशनरियों को छिड़कते हुए कहा था कि भूख से तड़पते लोगों को अपनी उपासना पद्धति की शिक्षा देना उनका अपमान है। विडंबना यह है कि ईसाई मिशनरियों ने छल कपट से मतांतरण को एक उद्योग का रूप दे दिया है। कुछ ऐसी ही स्थिति दावा केंद्र चलाने और दीन की दावत देने वाले इस्लामी संगठनों की भी है। मतांतरण में लिप्त ईसाई और इस्लामी संगठनों पर सारी दुनिया के लोगों को अपने पंथ में लाने की ललक एक सनक की तरह सवार है। इससे केंद्र सरकार को भी परिचित होना चाहिए। उसकी ओर से केवल यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि मत प्रचार की स्वतंत्रता में मतांतरण का अधिकार शामिल नहीं है, क्योंकि सच यही है कि इस अधिकार का बोंडे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा करके देश की प्रकृति और उसके चरित्र को बदलने की जो कोशिश की जा रही है
उस पर लगाम लगनी ही चाहिए। पुनर्वास का इंतजार। आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में पुनर्वास को लेकर सुस्ती माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही है। विषम भूगोल वाला यह राज्य अलग अलग तरह की आपदाओं से जूझता आ रहा है। अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना और भूधसाओं जैसी घटनाएं आए दिन यहाँ चुनौती पेश करती हैं। यही कारण है कि प्रदेश में आपदा प्रभावित गांवों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वर्तमान में 400 से अधिक गांवों को पुनर्वास का इंतजार है। इनमें सर्वाधिक 129 पिथौरागढ़ में हैं। दूसरे नंबर पर उत्तरकाशी जिला है। यहाँ 62 गांवों को पुनर्वासित किया जाना है। दोनों ही जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से सटे हुए हैं। पुनर्वास को लेकर सुस्ती का आलम यह है कि पिछले 10 वर्षों में केवल 88 परिवारों को ही पुनर्वासित किया जा सका। इसकी सबसे बड़ी वजह भूमि उपलब्ध न होना है। दरअसल पुनर्वास के लिए लैंड बैंक जैसे विचार को कभी भी सरकारों ने आगे नहीं बढ़ाया। यह भी कह सकते हैं कि आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के दृष्टिकोण से इस तरह सोचा नहीं गया। इसका ही परिणाम है कि प्रभावितों का इंतजार लंबा होता जा रहा है। जोशीमठ की आपदा नहीं, चुनौती के रूप में सामने आ खड़ी हुई है। यहाँ खतरे की जद में आए 600 परिवारों का सुरक्षित स्थानों पर पुनर्वास किया जाना है। जोशीमठ में गहराती भूदशाओं की समस्या के बाद मौजूदा सरकार भविष्य में इस तरह की स्थितियों से निपटने के लिए लैंड बैंक बनाने पर मंथन कर रही है। सभी जिलों से इसके लिए उपलब्ध भूमि का विवरण जुटाया जा रहा है। खैर, देर से ही इस दिशा में सोच विचार तो हुआ। राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक भी है। प्राकृतिक आपदाओं में जान माल का नुकसान कम से कम हो, इसके लिए कई मोर्चों पर एक साथ काम करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में राजनीति से ऊपर उठकर राज्य हित में प्रतिबद्धता दिखाने की जरूरत है, क्योंकि यह जिंदगी बचाने का प्रश्न है और इसकी जिम्मेदारी हम सभी की है। धन्यवाद।